हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू एसपी सर क्लासेस। डियर फ्रेंड, बात करेंगे सीटेट 20 अगस्त 2023 को टारगेट करते हुए आज हमने आपका जो सब्जेक्ट एसएसटी है सोशल स्टडीज़, इसके पीवाईक्यू के यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के 50 क्वेश्चन का कलेक्शन आपके लिए लेकर के आए हैं। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप इन 50 क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, डेफिनेटली आपको यहाँ से कई क्वेश्चंस एज इट इज आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। आज की इस क्लास में ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो पिछले कई सालों में रिपीट हुए हैं एंड 2023 में भी पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आइए इन क्वेश्चंस को एक एक करके विधिवत तरीके से समझते हुए चलेंगे। जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश में हिंदी में प्रॉब्लम होती है वो आज इंग्लिश में भी समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें विधिवत तरीके से इंग्लिश भी सामने दी हुई है। चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन कहता है लद्दाख की जलवायु, जो क्लाइमेट ऑफ लद्दाख है वो अत्यधिक शीतल और शुष्क है। वो क्या है? एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई है। निम्न में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है? यानी कि लद्दाख की जलवायु जो अत्यधिक शीतल और शुष्क है उसके पीछे कारण क्या है? लैटिट्यूड का रीजन है, अक्षांश का कारण है, या एल्टीट्यूड का है, या फिर वायुदाब एवं पवने यानी कि प्रेशर एंड विंड्स, या फिर समुद्र से दूरी है। इस वजह से लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ऊंचाई हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। आप अपने साथ एक पेन कॉप और एक पेपर रखिएगा, उनमें 50 क्वेश्चंस में देखिएगा कि आपके कितने सही होते हैं। ओके, तो ऊंचाई क्या है? लद्दाख की जलवायु अपनी ऊंचाई के कारण, किसके कारण? अपनी ऊंचाई के कारण अत्यधिक शीतल और शुष्क है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन आपका 1 फरवरी 2023 को पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है? यानी कि नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया का उदाहरण कौन नहीं है? समाचार पत्र, क्या ये मास मीडिया का उदाहरण नहीं है? या फिर रेडियो नहीं है, सेल्युलर फोन, या फिर आपका टेलीविजन? डियर फ्रेंड, यहाँ पे जो आपका समाचार पत्र है यह भी मास मीडिया का उदाहरण है। आपका रेडियो भी मास मीडिया का एक एग्जाम्पल है और टेलीविजन भी आपका जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण है। लेकिन जो सेल्युलर फोन है, जो आपका मोबाइल फोन है, यह क्या है? जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है। ठीक है, सेलुलर फोन जो होता है वो क्या है? कॉर्डलेस है। क्या है? कॉर्डलेस है, यानी कि तार रहित है, जिसमें किसी प्रकार की कोई तार नहीं होती है और यह चल संचार उपकरण है। सेलुलर फोन को क्या कहते हैं? चल संचार उपकरण कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चल संचार उपकरण किसको कहा गया है? सेलुलर फोन को। और ये आपका मास मीडिया का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन जिसमें सी है वह आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है? जो भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति है वह आपकी यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाई जाती है, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है, या फिर दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। पहले दोस्तों, अगर आप सीटेट एग्जाम दे रहे हैं, 20 अगस्त को आपका एग्जाम लगा है, तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें तो उतना अच्छा आपका एग्जाम हो जाएगा। तो इसमें जो भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति है वह आपके साउथ ईस्ट अफ्रीका यानी कि दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सरकार काम करती है, इन इंडिया द गवर्नमेंट वर्क्स एट, किस पर काम करती है? वार्ड स्तर पर, या फिर राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, या फिर क्षेत्रीय स्तर पर? तो भारत में जो सरकार है वह आपकी राज्य स्तर पर, कहाँ? वह आपकी राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। किस स्तर पर? राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। इसलिए इसमें जो ऑप्शन आपका बी और सी दोनों राइट हो जाते हैं। कौन से ऑप्शन आपका? बी और सी जो ऑप्शन है वह राइट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है
क्वेश्चन इज लेबर चौक किसे कहते हैं? व्हाट इज अ लेबर चौक? ऐसी जगह है जहां बेगारी की प्रथा प्रचलित हो उसे लेबर चौक कहा जाता है। ऐसी जगह जहां मजदूरों की बिक्री होती हो, अ प्लेस वेयर लेबरर्स आर सोल्ड, जहां मजदूर बेचे जाते हों। ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हों, या फिर ऐसी जगह जहां मजदूरों को रेन बसेरा दिया जाता हो। डियर फ्रेंड, लेबर चौक वो चौक होती है जहां जो मजदूर होते हैं वो अपनी दिहाड़ी के लिए काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं। ठीक है, जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं उसे लेबर चौक कहते हैं। ओके, चलिए ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाता है, आपने पॉइंट को समझ लिया। अगला क्वेश्चन कहता है कि सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक शिक्षा माध्यमिक स्तर पर डैश सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है इसमें? सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर कौन सम्मिलित नहीं है? मनोविज्ञान, भूगोल, इतिहास या फिर राजनीति विज्ञान? कौन नहीं है? मनोविज्ञान इसमें आपका शामिल नहीं है। ठीक है, मनोविज्ञान सम्मिलित नहीं है, बल्कि आपका भूगोल, इतिहास और राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में ये सम्मिलित होते हैं। ठीक है, माध्यमिक स्तर की शिक्षा अगर बात करें, माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है ये प्राथमिक और उच्च शिक्षा के बीच की शिक्षा होती है, यानी कि ये 6 से 8 6 से 8 तक की शिक्षा के विषय इसमें आते हैं। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन इसमें आपका जो ए है वह राइट हो जाता है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है ऐतिहासिक अध्ययन डैश के विकास में मदद करते हैं। जो हिस्टोरिकल स्टडी होती है वह किसके डेवलपमेंट में हेल्प करती है? स्पिरिचुअल डोमेन, आध्यात्मिक पक्ष के स्तर, या फिर कॉग्निटिव डोमेन, ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर के विकास में ऐतिहासिक अध्ययन मदद करता है। साइकोमोटर डोमेन, मनोक्रियात्मक पक्ष के स्तर के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, या फिर आर्थिक पक्ष के स्तर के विकास में मदद करता है। जो ऐतिहासिक अध्ययन होता है वह बालक के कॉग्निटिव डोमेन यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर के विकास में मदद करते हैं। ज्ञानात्मक का संबंध सूचनाओं का ज्ञान और तथ्यों की जानकारी से होता है। ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत शिक्षार्थी शब्दों, प्रतीकों, डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज को एक मेन कॉन्सेप्ट के रूप में उनको याद कर लेता है। ठीक है, आपको बताते चलें कि जो बेंजामिन ब्लूम है, जो बेंजामिन ब्लूम है, बेंजामिन ब्लूम ने व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के पक्ष को 3 श्रेणियों में इन्होंने बांट दिया है। एक तो संज्ञानात्मक स्तर उन्होंने बताया, संज्ञानात्मक पक्ष बताया, दूसरा भावात्मक पक्ष बताया, तीसरा उन्होंने मनोप्रेरणा पक्ष बताया है। ओके, चलिए तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन था बी वो राइट हो जाता है कि कौन से बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है। ये जो बौद्ध साहित्य नीचे दिए गए हैं 4, इनमें से कौन सा बौद्ध साहित्य है जिसमें बौद्ध संघ के लिए जो नियम बनाए गए थे उनका वर्णन मिलता है? सुत्त पिटक में, विनय पिटक में, अभिधम्म पिटक में, या फिर बुद्ध चरिता में? डिफरेंट महात्मा बुद्ध का मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया। क्या बनाया? उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए जो नियम थे वह आपके कहाँ मिलते हैं? विनय पिटक में मिलते हैं। जो विनय पिटक नामक ग्रंथ है उसमें बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है। ऑप्शन पी इज द राइट वन ओवर हियर। अगर हम बात करें सुत्त पिटक की, तो सुत्त पिटक में क्या मिलता है? सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेशों का संग्रह मिलता है। अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के उपदेशों का संग्रह किस में मिलता है? सुत्त पिटक में मिलता है। ओके, एंड अगर अभिधम्म पिटक की बात आ जाए तो बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत का प्रश्नोत्तर के रूप में जो वर्णन है वह आपका अभिधम्म पिटक में मिलता है। इसलिए यहाँ पे इन तीनों का हमने दोनों का ये भी बता दिया। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कन्नौज नगर निम्नलिखित वंशों में से कौन से वंशों के बीच में विवाद का केंद्र बिंदु था? देखिए, कन्नौज नगर की बात हो रही है। ये प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल
क्या इन तीनों वंशों के बीच में विवाद का केंद्र था कन्नौज, या फिर राष्ट्रकूट पाल पल्लव, पल्लव पाल प्रतिहार, राष्ट्रकूट प्रतिहार पल्लव? किनके बीच में ये कौन से वंशों के बीच में विवाद का केंद्र बिंदु था? कन्नौज के बारे में छोटी सी जानकारी देखिए। जो कन्नौज है ये उत्तर भारत का अत्यंत प्राचीन और प्रसिद्ध नगर है कन्नौज। ये उत्तर प्रदेश में फतेहगढ़ और कानपुर, उत्तर प्रदेश में आपका ये फतेहगढ़ और कानपुर के बीच में स्थित है। कहाँ? फतेहगढ़ और कानपुर के बीच में स्थित है। इसका जो पुराना नाम था, पुराना नाम इसका क्या था? ध्यान रखिएगा, पुराना नाम इसका कान्यकुब्ज था। पुराना नाम इसका कान्यकुब्ज, और इसको कुश स्थल भी कहते थे, कुश स्थल भी कहते थे। और जो दूसरा नाम था वो गांधीपुर भी था। इसका नाम क्या नाम था? गांधीपुर। ये इसके पुराने नाम थे। अच्छा, अब ये किनके बीच में विवाद का केंद्र था? तो ये आपका प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल के बीच में। किसके बीच में? ये आपका जो है प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल के बीच में विवाद का केंद्र था कन्नौज। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन कहता है मिस्र के रोसेटा नाम के कस्बे में एक उत्कीर्णित पत्थर मिला है, इंस्क्रिप्ट स्टोन मिला है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उस पर उत्कीर्णित है, यानी कि कौन सी लैंग्वेज है जो उस पर उकेरी गई है? देखिए, रोसेटा जो है जिसकी बात हो रही है, रोसेटा एक विशेष दुर्घटना का काला पत्थर का टुकड़ा है जो 196 ईसा पूर्व यानी कि लगभग 2200 वर्ष पुराना है। कितना? लगभग 2200 वर्ष पुराना है। ये जो शिलालेख है वो प्राचीन मिस्र की सभ्यता से रिलेट करता है, और इस पर जो उकेरी हुई भाषा है वह आपकी यूनानी भाषा है, यानी कि वह आपकी ग्रीक भाषा है। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट वन। क्वेश्चन कहता है वीरशैव आंदोलन की स्थापना किसने की थी? ज्ञानेश्वर, शंकर, बसवन्ना या फिर रामानुज ने? डियर फ्रेंड, वीरशैव आंदोलन 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नए आंदोलन का उद्भव हुआ। बात कब की है ये? बात आपकी ये 12वीं शताब्दी की है। ठीक है, तो 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नए आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व जो था वो बासवन्ना ने किया। किसने किया? बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण थे, उन्होंने किया। ठीक है, और नाम इसका क्या रखा? वीरशैव आंदोलन। इसका स्थापना किसने की? बसवन्ना ने की, जो कि एक ब्राह्मण था। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय है जो उड़ीसा के जंगलों में रहता है? खोंड, मुंडा, गोंड या फिर खासी? ये जो नीचे आदिवासी समुदाय दिए हुए हैं इनमें से कौन सा समुदाय है जो उड़ीसा के जंगलों में रहता है? तो इसमें आपका जो खोंड है, खोंड जो आदिवासी समुदाय है यह उड़ीसा के जंगलों में रहता है। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, उन्होंने ब्रह्मो सभा नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। क्या ये बात राजा राम मोहन के बारे में सही नहीं है? ये तो बात बिल्कुल सही है। उन्होंने ब्रह्मो सभा नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। ओके, एंड वह भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के विरुद्ध थे। तो ये ऑप्शन आपका जो है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? यही ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि वो विरुद्ध नहीं थे, वे पक्षधर थे। क्या? वे विरुद्ध नहीं थे, वे पक्षधर थे। अगर यहाँ पे पक्षधर लिखा होता तो ये भी ऑप्शन आपका राइट हो जाता। ठीक है, तो जो राजा राम मोहन राय थे वो भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के विरुद्ध थे। ये ऑप्शन आपका इसमें गलत हो जाता है। सही तब होता जब यहाँ पे पक्षधर लिखा होता। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन ये भी आपका इसमें ये बात उनके बारे में सही है। वह महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। ये भी बात सही है। क्वेश्चन जो हमारा पूछ रहा था कि उनके बारे में, राजा राम मोहन राय के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन बी जो है वो राजा राम मोहन राय के बारे में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने गांधी महाराज की जय का नारा दिया था? गांधी महाराज की जय का नारा जो है किसने दिया? ये जो स्लोगन है वो किसने दिया? मिल मजदूरों ने, चाय बागान मजदूरों ने,
नील की खेती करने वाले मजदूरों ने या फिर किसानों ने ये नारा दिया था? डियर फ्रेंड, आपको बताते चलें, बात ये असम की है। कहाँ की बात है? यह असम की बात है। ठीक है, असम में गांधी महाराज की जय का जो नारा है वो असम के चाय बागान के जो मजदूर थे, असम के चाय बागान मजदूरों ने गांधी महाराज की जय का नारा दिया था। असम में चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग करने के लिए उन्होंने गांधी महाराज की जय का नारा लगाते हुए शुरू किया था इसको, और अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी उन्होंने छोड़ दी थी। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह आपका राइट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 30 जनवरी 2023 को पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है कि कथन ABC, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं ABC। ओके, ABC एक ग्रह की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, उस ग्रह की पहचान करें। ये तीनों स्टेटमेंट किसी एक ग्रह के बारे में बता रहे हैं। आपको इन तीनों स्टेटमेंट को पढ़ करके ये बताना है कि कौन से ग्रह की बात कर रहे हैं। ये मंगल की बात कर रहे हैं, बुध की बात कर रहे हैं, शुक्र की या फिर पृथ्वी की। आइए इनको पढ़ते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से ये तीसरा ग्रह है। ध्यान रखिएगा भाई, कौन सा ग्रह है जो सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। आकार में ये 5वां ग्रह है और यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। कौन है भैया थोड़ी चपटी? मंगल चपटी है, बुध चपटी है, शुक्र चपटी है या फिर पृथ्वी चपटी है? तो अगर ज़्यादा ना दिमाग लगा पाएँ तो इतना दिमाग लगाएं, चपटी कौन हो सकती है? पृथ्वी चपटी हो सकती है। मंगल चपटी कैसे हो सकती है ना? तो पृथ्वी आपका किसकी बात कर रही है? पृथ्वी। पृथ्वी जो है यह सौर मंडल का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जहां पर जीवन है। सूर्य से दूरी के हिसाब से यह तीसरा ग्रह है। कौन? पृथ्वी जो है यह सूर्य से पृथ्वी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। आकार में ये 5वां ग्रह है। क्या? आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आब भी कहा जाता है। ठीक है, भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, और अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी आपकी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसका 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है, इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, आपको ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये जो कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करना है। फिर ये बताना है कि इसमें केवल A सही है, केवल A B सही है, D सही है, C सही है, कौन सा सही है। देखिए, आइए इन पर विचार करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान एशिया में स्थित है। क्या ये बात सही है? इसको यहीं पे निपट लेते हैं। देखिए, ऐसा है, ये बात सही नहीं है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान एशिया में स्थित है। आपको बताते चलें कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान जो है वो सहारा रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा यहीं पे कट जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहता है, विषुवत वृत्त एशिया से होकर के गुजरता है। डियर फ्रेंड, विषुवत वृत्त दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से होकर के गुजरता है, न कि सिर्फ एशिया से होकर के गुजरता है, इसीलिए ये भी ऑप्शन आपका यहीं पे कट जाता है। ध्यान रखिएगा, विषुवत वृत्त दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से होकर के गुजरता है। अगला पॉइंट कहता है, एशिया तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तीसरा नहीं है। क्या होगा? एशिया, अगर ये लिखा होता कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है तो ये बात हमारी सही हो जाती, लेकिन इसमें लिखा है एशिया तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा यहीं पे कट जाता है। 3 तो कट गए, बचा ले देखिए एक, क्या वो भी गलत है। अगला कहता है, एशिया पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। क्या ये बात सही है? डियर फ्रेंड, हाँ, ये बात सही है कि ये जो महाद्वीप है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ? पूर्वी गोलार्ध में, यानी कि ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। ये महाद्वीप आपका पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो एशिया पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। ऑप्शन डी में आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन राइट है, ओनली डी। कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें? ओनली डी स्टेटमेंट आपका सही है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे। ये 31 जनवरी का क्वेश्चन है, 30 जनवरी का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के बाद सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, पहले तो इन पर विचार कीजिए और फिर ये बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, वायु की पतली परत पृथ्वी का अटूट भाग है। जी हाँ, बिल्कुल, जो वायु है यह जो है हमारी वायु की जो पतली परत होती है वो पृथ्वी का एक अटूट भाग है, क्योंकि हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। तो वायु की जो पतली परत है इस ग्रह का महत्वपूर्ण और अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। बिल्कुल राइट ऑप्शन, बात इनकी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं और अगला पॉइंट कहता है, ये हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाती है। जी हाँ, ये वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। ठीक है, वायुमंडल जो है वह आपका 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, इसलिए इसमें ऑप्शन जो आपके हैं वो तीनों ही सही हैं। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। वायु की पतली परत पृथ्वी का अटूट भाग है। ये हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। ये हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाती है। कौन? वायु। तीनों बातें यहाँ पे आपकी सही हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है, जब भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण होता है तब व्हेन ब्लॉक माउंटेन्स, किसकी बात हो रही है? ब्लॉक माउंटेन्स की बात हो रही है। जब इनका निर्माण होता है तब क्या होता है? बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, बहुत बड़ा भाग विस्थापित हो जाता है, या फिर बहुत बड़ा भाग एक ही समय में टूटता है और विस्थापित हो जाता है, या फिर भूमि का केवल छोटा सा भाग ही टूटता है या विस्थापित हो जाता है। डियर फ्रेंड, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? पर्वत आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका वलित पर्वत, दूसरा ब्लॉक पर्वत, तीसरा ज्वालामुखी पर्वत। जब भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण होता है तब बहुत बड़ा भाग एक ही समय में टूटता है और विस्थापित हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह आपका राइट हो जाता है। एंड अगला क्वेश्चन कहता है, यदि आप गोंपा घास के मैदान, कहाँ? यदि आप गोंपा घास के दौरान वह हिमनद देखना चाहते हैं, सॉरी यहाँ पे दौरान नहीं होगा, यहाँ पे मैदान होगा, है ना। यदि आप गोंपा घास के मैदान और हिमनद देखना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा करनी होगी? हिमाचल प्रदेश की, जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की या फिर असम की यात्रा करनी होगी। यदि आप गोंपा घास के मैदान और हिमनद देखना चाहते हैं तो आपको केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की यात्रा करनी पड़ेगी। कहाँ की यात्रा? जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है इसकी यात्रा आपको करनी पड़ेगी। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सहारा रेगिस्तान में स्थित नहीं है? डियर फ्रेंड, सहारा रेगिस्तान जो है, ये ध्यान रखिएगा, सहारा रेगिस्तान यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। कौन सा रेगिस्तान? सहारा डेजर्ट। ये लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में के क्षेत्र में फैला हुआ है। 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है सहारा रेगिस्तान। विश्व के 11 देशों से घिरा हुआ है। जो सहारा रेगिस्तान है हमारा, ये विश्व के हमारे जो 11 देश हैं, कितने देश हैं? 11 देशों से घिरा हुआ है, जिसमें आपका अल्जीरिया आ जाता है, आपका चाड आता है, मिस्र आ जाता है, लीबिया है, मातमी है, एंड मोरितानिया है, मोरक्को है, नाइजीरिया, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिमी सहारा, इन सब से घिरा हुआ है। तो कौन सा देश सहारा रेगिस्तान में स्थित नहीं है? आपका इसमें जो है जाम्बिया नहीं है। कौन सा नहीं है? जाम्बिया नहीं है। ठीक है, बाकी सभी आपके देश इसमें आ जाते हैं। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, लू निम्न में से किस प्रकार की पवन का उदाहरण है? क्या जो लू है वह परमानेंट विंड्स होती हैं, या सीजनल विंड्स होती हैं, या फिर लोकल विंड्स होती हैं,
या फिर पोलर विंड्स होती हैं। जो लू है डियर फ्रेंड, यह स्थानीय पवन का उदाहरण है। क्या है? लू आपकी स्थानीय पवन यानी कि लोकल विंड्स का उदाहरण है। स्थानीय पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। ये धूल भरी गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं। ठीक है, तो ये जो लू है वो आपकी स्थानीय पवनें हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? लोकल विंड्स हो जाएंगी। निम्न में से कौन सा खनिज काला सोना कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड? इसको हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं। पेट्रोलियम को, कोयले को, प्राकृतिक गैस को या फिर मैग्नीज को। तो इसमें क्वेश्चन जैसा कि कह रहा है कि हम किसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं, तो हम पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहते हैं। किसको कहते हैं? पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड, काला सोना कहा जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम जो है बहुत मूल्यवान होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम को अवसादी चट्टानों से निकाला जाता है, इसी कारण इसे रॉक ऑयल भी कहा जाता है। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? रॉक ऑयल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, किस उद्योग को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है? जिसको बैकबोन कहा जाता है, बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। इस्पात और स्टील उद्योग को, या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, या फिर केमिकल इंडस्ट्री को, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, किसको कहा जाता है? तो जो इस्पात और स्टील उद्योग है, जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, इसको क्या कहा जाता है? आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। हमारा जो भारत है ये चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चात तीसरा सबसे बड़ा इस्पात उद्योग है। कौन? भारत। इसमें ऑप्शन आपका जो ए है वह राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, मिल्पा, रोका और लदांग निम्न में से किस प्रकार की कृषि के अन्य नाम हैं? यह आपका स्थानांतरित कृषि के अन्य नाम है, या मिक्स्ड फार्मिंग के, प्लांटेशन फार्मिंग के, या फिर कॉमर्शियल फार्मिंग के। देखिए, मिल्का, रोपा, लदांग ये सभी आपके स्थानांतरित कृषि यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो कृषि है उसके प्रकार हैं ये। ठीक है, स्थानांतरित कृषि एक व्यापक खेती पद्धति है। इसके अंतर्गत भूमि के एक भूखंड को अस्थायी रूप से साफ किया जाता है और उसमें खेती की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ भी आपका ए राइट है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, क्वेश्चन कहता है, नगर निगम के चुनाव के उद्देश्य से गठित किए गए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों को डैश के रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? परिषद के रूप में, वार्ड खंड के रूप में, या सेक्शन के खंड में, या फिर क्षेत्र के रूप में? देखिए, नगर निगम चुनाव के उद्देश्य से गठित किए गए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र को हम वार्ड खंड के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? वार्ड खंड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, वार्ड स्थानीय प्रशासन के लिए स्थापित एक छोटा भौगोलिक क्षेत्र होता है। ये किसी मोहल्ले गली पर आधारित होता है। प्रत्येक वार्ड में वार्ड समिति में एक सीट होती है। ठीक है, और वार्ड के पार्षद को वयस्क मताधिकार के द्वारा 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ऑप्शन 20 में आपका राइट हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, या फिर जो है गिग इकोनॉमी? कौन सा क्षेत्र है जो भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है? वह आपका प्राथमिक क्षेत्र है जो भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत, ये जो प्राथमिक क्षेत्र है इसके अंतर्गत आता क्या क्या है? इस क्षेत्र के अंतर्गत आपका कृषि आ जाती है, आपका मछली पालन आ जाता है, पशुपालन आ जाता है। ठीक है, इसमें संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब भी कहा जाता है। ये सभी आपकी प्राथमिक श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन कहता है, मौसमी बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के साथ जोड़ी जा सकती है? खेती के साथ, या फिर जो दुग्ध सहकारिता है, कॉल सेंटर है, या फिर चीनी मिट्टी के बर्तन बनाना? मौसमी बेरोजगारी आपकी खेती यानी कि फार्मिंग, कृषि के अंतर्गत पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी जो है यह ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है, गांव में पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग पूरे वर्ष के एक विशेष समय में बेरोजगार हो जाते हैं, जब श्रम की मांग सामान्य से कम हो जाती है, तब ये मौसमी बेरोजगारी आती है, या उस समय को हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। बहुत सिंपल, सरल, आसान क्वेश्चन है। 30 जनवरी 2023 को पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो
आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। इस सभा ने अपना कार्य 9 दिसंबर 1946 को, कब? 9 दिसंबर 1946 से प्रारंभ किया था और संविधान सभा के 11वें सत्र के अंतिम दिन यानी कि 26 नवंबर को, कब की बात है? 26 नवंबर 1949 को जो है कि भारत का संविधान अपनाया गया था। ओके, श्री सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सरल आसान क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? कौन था? वह आपके सी राजगोपालाचारी थे। कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनको हम राजा जी के नाम से भी जानते हैं। वे वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक भी थे। ठीक है, और इनको ये जो है 1952 में, कब की बात है? ये 1952 में मद्रास के मुख्यमंत्री बने और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी रहे। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? आसान सा क्वेश्चन, 30 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है। भारत का संविधान जो है आपका वह 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ, इसलिए 26 जनवरी का दिन हम किस रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? किसने? जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी राजगोपालाचारी। किसने निभाई थी? तो वह आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आज़ादी के बाद विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है, देखिएगा और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में काम करता है? केंद्र और राज्य सरकारें काम करती हैं, या फिर आपका राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारी निकाय काम करता है, केंद्र शासित प्रदेश या फिर स्थानीय सरकारी निकाय काम करता है? तो इसमें आपका भारत के संविधान की समवर्ती सूची में केंद्र जो है, केंद्र सरकार जो है, कौन है? केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों मिलकर के काम करती हैं। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के काम करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो आपको बताते चलें कि इसमें जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 29 अगस्त 1947 से 24 जनवरी 1950 तक भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। कब से कब तक? 26 अगस्त 1947 से लेकर के ये आपके 24 जनवरी 1950 तक। ठीक है, भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे। ओके, वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि और न्याय मंत्री भी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन फिर आपसे कहता है, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? 18वीं सदी में मुर्शिद कुली खान, नादिर शाह, अली वर्दी खान या फिर बुरहान उल मुल्क? 18वीं सदी की बात हो रही है। तो भारतीय प्रांतों में संपन्नता की दृष्टि से बंगाल का स्थान महत्वपूर्ण था। 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार मुर्शिद कुली खान, कौन? मुर्शिद कुली खान को बनाया गया। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर ली। मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, किस गवर्नर जनरल ने अवध के ऊपर ब्रिटिश कानून आरोपित किया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड माउंटबेटन? कौन थे?
तो वह आपका लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल ने अवध के ऊपर ब्रिटिश कानून आरोपित किया था। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? यहाँ पे शासक होना चाहिए था। किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? नाना साहब ने, बाजीराव प्रथम ने, बाजीराव द्वितीय ने, या फिर बहादुर शाह जफर ने? डियर फ्रेंड, आपको बताते चलें कि पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे, उन्होंने नाना साहब को, किसको? नाना साहब को अपना दत्तक पुत्र स्वीकार किया था। ओके, और उनकी मृत्यु के बाद नाना साहब ने खुद को पेशवा घोषित किया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि क्या होगी? बच्चों को आप कारखाने के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट मेथड क्या रहेगा? आप उसके बारे में कहानी सुना देंगे, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करेंगे कि आइए कारखाने के बारे में बताइए, या फिर किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करेंगे, या फिर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखा देंगे। अगर हम बच्चे को कारखाने के विषय में पढ़ाना चाह रहे हैं तो उसके लिए किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा करनी होगी, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा करनी होगी, आयोजित करनी होगी। कारखाने की यात्रा से छात्र उसकी जो कार्यप्रणाली है उसको उचित प्रकार से समझ सकेंगे, क्योंकि जो भी ज्ञान बच्चा प्रत्यक्ष देख करके गेन करता है वह उसके दिमाग में एक लंबे समय तक स्टेबल हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वह राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस बिलीव्स इन उपनिषद, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? ब्रह्म समाज, या फिर रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज एंड सेवा समाज? कौन सा संगठन आपका उपनिषद में आस्था रखता है? तो जो ब्रह्म समाज है, क्या? जो आपका ब्रह्म समाज है यह उपनिषद में आस्था रखता है। ओके, ब्रह्म समाज हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम धर्म सुधार आंदोलन था। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आपको पता होगा, राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ओके, ब्रह्म समाज उपनिषद में आस्था रखता है। कौन रखता है? ब्रह्म समाज उपनिषद में आस्था रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? इन विच स्क्रिप्ट वॉज अशोकास इंस्क्रिप्शंस रिटन? संस्कृत, देवनागरी, ब्राह्मी या फिर तमिल? अशोक के जो अभिलेख हैं वह आपके ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। यह क्वेश्चन आपका जो है वो 29 जनवरी 2023 को पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हम सोच रहे हैं 100 क्वेश्चंस इसी तरीके से लेकर के आएँ और फटाफट से रिवीजन करा दें, क्योंकि 20 अगस्त को एग्ज़ाम लगा है, समय आपके पास है नहीं। तो जैसा आप लोग कहेंगे वैसा कर लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, क्वेश्चन इज गुरु नानक द्वारा बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थान को किस नाम से जाना जाता था? ये भी क्वेश्चन 29 जनवरी का है। बीजक के नाम से, खालसा के नाम से, लंगर के नाम से या फिर धर्मशाला के नाम से? तो आपके बताते चलें कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक द्वारा बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थान को किस नाम से? धर्मशाला के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? धर्मशाला के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सी नई प्रणाली हॉल्ट मैकेंजी द्वारा तैयार की गई थी? कौन सी प्रणाली थी? परमानेंट सेटलमेंट, या फिर महलवाड़ी सेटलमेंट, या फिर रैयतवाड़ी से जो सेटलमेंट था, या फिर अस्थायी सेटलमेंट? कौन सी नई प्रणाली थी जो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा तैयार की गई थी? वह आपकी कौन सी थी? महलवाड़ी। कौन सी? महलवाड़ी सेटलमेंट, महलवाड़ी बंदोबस्त। महलवाड़ी व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1833 में, कब की बात है? महलवाड़ी व्यवस्था जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1833 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश में लागू की गई थी। इसके जो प्रतिपादक थे वे हॉल्ट मैकेंजी थे। ये भू राजस्व व्यवस्था भारत के 30% भाग पर भूमि पर लागू थी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कैकोलार और देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 29 जनवरी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य के कैकुलार और देवांग समुदाय जो थे वो बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे? वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया या फिर साउथ इंडिया के? किस राज्य के? वह आपके दक्षिण भारत के थे। दक्षिण भारत में बुनकर समुदाय को कैकोलार और देवांग नामों से जाना जाता था। ये उन्नत किस्म के वस्त्रों का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। अगला क्वेश्चन, किसने काश्तकार की चाबुक नामक पुस्तक लिखी? किसने लिखी थी? तो यह आपके लिखने वाले नारायण गुरु थे या वंदना शिवा थे, ज्योतिबाराव फूले थे या फिर E.V. रामस्वामी नायकर थे? कौन थे? यह आपके ज्योतिबाराव फूले थे। ठीक है, काश्तकार की चाबुक नामक लिखने वाले ज्योतिबाराव फूले थे। ठीक है, ऑप्शन इसमें जो सी है वह राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, देखिए निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने, जो वर्तमान के कर्नाटक से थी, ने प्रभात फेरियों का आयोजन किया था? सरोजिनी नायडू, अंबाबाई, बेगम हजरत महल, विजय लक्ष्मी पंडित। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कर्नाटक के क्षेत्र में अंबाबाई ने प्रभात फेरी का आयोजन किया था। किसने किया था? अंबाबाई ने प्रभात फेरियों का आयोजन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा थीमैटिक मानचित्र का उदाहरण है? देखिए, भारत का सड़क मानचित्र, क्या ये आपका थीमैटिक मानचित्र का उदाहरण है? या फिर भारत का पर्वतों का मानचित्र, क्या ये थीमैटिक मानचित्र का उदाहरण है? या फिर भारत के राज्यों का मानचित्र? एंड अगला है आपका गांव के खेतों का मानचित्र। डिफरेंट भारत का जो इसमें आपका सड़क मानचित्र है, भारत का सड़क मानचित्र जो है ये थीमैटिक मानचित्र का ही एक उदाहरण है। किसका? थीमैटिक मानचित्र का उदाहरण है। क्वेश्चन कहता है शैल के एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रॉक फॉर्मेशन, रॉक साइकिल, रॉक ट्रांसफॉर्मेशन या फिर रॉक डीकम्पोजिशन? क्या कहा जाता है? शैल के एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है वह शैल चक्र के नाम से जानी जाती है। क्या कहते हैं? शैल चक्र कहा जाता है इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ 3-4 क्वेश्चन और रहते होंगे। देखिए, क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो फिर हम 100-100, 200-200 क्वेश्चन का कलेक्शन भी आपको 3-4 दिन में करा देंगे। महासागरीय जल का लयबद्ध रूप से दिन में 2 बार उठना और गिरना क्या कहलाता है? तरंगें, टाइड्स, ओशियन करेंट्स, महासागरीय धाराएं या फिर सुनामी कहा जाता है। दिन में 2 बार लयबद्ध रूप से महासागरीय जल का उठना गिरना आपका ज्वार भाटा कहा जाता है, टाइड्स कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट वन। क्वेश्चन आपका ये 29 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवन हमें कहाँ मिलते हैं? प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवन हमें कहाँ से मिलते हैं? स्थलमंडल में या फिर जलमंडल में, वायुमंडल में या फिर जैवमंडल में? जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल के सम्मिलित रूप को हम जैवमंडल कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। यानी कि देखिए, जलमंडल हो गया, स्थलमंडल हो गया और वायुमंडल, इन तीनों का जो सम्मिलित रूप होता है उसको हम जैवमंडल कहते हैं। यहीं पर प्राकृतिक वनस्पतियों में वन्यजीव मिलते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। इन तीनों का जो सम्मिलित रूप है वह आपका जैवमंडल कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र, गंगा या फिर सिंधु या फिर यमुना? कौन सी नदी बहती है? तो जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत के ठंडे रेगिस्तान, भारत का ठंडा रेगिस्तान किसको कहा जाता है? लद्दाख। लद्दाख से होकर बहने वाली जो नदी है वह आपकी सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? भारत का ठंडा रेगिस्तान जो कि लद्दाख है वहाँ से बहने वाली नदी आपकी सिंधु नदी है। ठीक है, रिक्वेस्ट है आपसे कि बताइएगा जरूर क्लास कैसी रही कमेंट करके, एंड अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिए। इसी तरीके के क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। क्लास के बारे में आपका जो भी ओपिनियन हो वो कमेंट जरूर कीजिएगा, दिल से स्वागत है आपके कमेंट का। भारत का वर्णन करते हुए किसने
अनेकता में एकता मुहावरे का प्रयोग किया था? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक ने। देखिए आपका जैसा कहा गया है, भारत का वर्णन करते समय किसने अनेकता में एकता मुहावरे का जो प्रयोग है वह आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। डियर फ्रेंड, हमारे आज के पूरे 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट किए। ठीक है, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थे। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो 100 क्वेश्चन का कलेक्शन, 200 क्वेश्चन का कलेक्शन, जैसे हमने बीएड में 500 क्वेश्चन का कलेक्शन कराया है, वो सारा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके आपको एक वीडियो में देने की क्षमता रखते हैं। आप अपना कॉमेंट दे करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।